जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को वैदिक काल टॉपिक आप लोगों के बीच में लाया हूं। आज का टॉपिक हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो पेट की परीक्षाओं के लिए हम आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। चलिए देखिए, वैदिक काल। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल आपका जो रहा है, ये वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बीच में बहुत ज़्यादा समय गुजर गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बहुत ज़्यादा समय गुजर गया। वो 1700 ईसा पूर्व की बात थी और इस तरफ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात है। तो लगभग बहुत समय गुजर गया। उसके बाद ये वैदिक काल आप लोगों के बीच में मैं वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, वैदिक काल, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है और इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय व्यवस्था थी। तो पहले जो है नगरीय व्यवस्था रही है, उसके बाद जो है ग्रामीण व्यवस्था रही है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वैदिक काल को ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम वैदिक सभ्यता के प्रकार की बात करें, वैदिक काल के कालखंड की बात करें, तो इसको मुख्यतः 2 खंडों में बांटा गया है। एक खंड आपका है ऋग वैदिक काल और एक खंड है आपका उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है, अगर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात करें, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को, कालक्रम को हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो पहला पार्ट ऋग वैदिक काल, जो वैदिक काल का पहला पार्ट है वो ऋग वैदिक काल है। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा है और इसे ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आइए उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच में हम बात करें तो जो समय रहा है, जो समय गुजरा है, उसी समय को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। तो चलिए अब हम डीपली अध्ययन करते हैं वैदिक काल में। पहला हमारा क्या है? ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल किसे कहेंगे? अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करते हैं तो ऋग्वेद, क्योंकि वेद के प्रकार में पहला ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जिस काल में लिखा गया है, जिस काल में ऋग्वेद रहा है, उसी काल को ही ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऋग्वेद जिस काल में इसकी रचना हुई है, जिस कालखंड में ये चर्चा में ज़्यादा रहा है, और उसी को ही हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। चलिए आइए हम ऋग वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति देखते हैं। कैसी स्थिति? राजनीतिक स्थिति देखते हैं। तो ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति थी कि अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति देखें तो अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। और आज के भी समय यही है कि अनेक परिवार को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ग्राम बनता है। अर्थात ग्राम सभा में तमाम परिवारों का मिलन होता है, आपस में मिलते हैं
तो वहाँ ग्राम का निर्माण होता है। और जिसका प्रधान जो है ग्रामीण कहलाता है, ग्रामीणी कहलाता है, जिसका प्रधान ग्रामीणी कहलाता है। अर्थात ग्राम का जो प्रधान होगा उसको ग्रामीणी कहते हैं, जो आजकल जानते हैं ग्राम प्रधान कहलाते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं। तो ये हमारा ऋग वैदिक काल का रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अनेक ग्रामों को मिलाकर 20 बनता था, अनेक ग्रामों को मिलाकर 20 बनता था, जिसका प्रधान 20 पति होता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर 20 बनता था और जिसका प्रधान 20 पति कहलाता था। और आगे बढ़ते हैं तो अनेक विषयों का समूह, अनेक विषयों का जन समूह, अनेक विषयों का जन या कबीला कहलाता था। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पेपर में आ रहा है कि कबीला या जन किसे कहते हैं या किससे लेकर बनता था, तो विषयों से इसका निर्माण होता था। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था। और जिसका प्रधान अर्थात कबीला का जो प्रधान मुख्य होता था, तो उसको राजा या इसको हम राजन या गोप होता था। अर्थात राजा का पर्यायवाची राजन भी होता है और गोप भी होता है। तो जो अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था और जिसका प्रधान राजा राजन या गोप होता था। तो यह रहा राजनीतिक स्थिति ऋग वैदिक काल की। चलिए हम ऋग वैदिक काल के अब हम सामाजिक जीवन देखते हैं, इसकी सामाजिक स्थिति देखते हैं। तो इस काल में, किस काल में? सामाजिक जीवन काल में, ऋग वैदिक का सामाजिक जीवन काल में हम इस काल में समाज का आधार परिवार होता था। इस काल में समाज का आधार परिवार होता था। परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता था, अर्थात पिता ही परिवार का मुखिया होता था। तो परिवार पितृसत्तात्मक होता था, स्त्रियों का आदर व सम्मान दिया जाता था। तो सामाजिक जीवन में परिवार में जो पिताजी होते थे वो मुख्य होते थे, अर्थात मालिक होते थे, मुखिया होते थे। और उस समय ऐसा नहीं था कि स्त्रियों का आदर और सम्मान नहीं होता था। तो ऋग वैदिक काल में जो है स्त्रियों का सम्मान और आदर भी होता था। तो ऋग वैदिक काल में आदर व सम्मान के साथ स्त्रियां जीती थी। आगे बढ़ते देखते हैं तो बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। जो ऋग वैदिक काल में सामाजिक जो इसका जीवन रहा है, तो ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन इसका रहा है, तो इसमें बाल विवाह जो की प्रथा नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। अंतर जातीय विवाह होते थे। हाँ, ये देखिए जो आज ज़्यादा आ रहा है मॉडर्न में, मॉडर्निस्ट हो रहा है ये, कि अंतर जातीय विवाह का ज़्यादा प्रचलन में विदेशों में है। और हमारे यहाँ भी कुछ इसका हवा लग चुका है समाज में। तो आप लोग जानते होंगे कि अंतर जातीय विवाह होते थे, मतलब किसी एक जात से किसी दूसरे जात में शादी हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे। उस समय आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे। एक था आर्यों का प्रमुख वर्ग ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य। तो पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य। तो उस समय आर्यों के प्रमुख 3 वर्ग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। आगे बढ़ते हैं। सोम आर्यों का मुख्य पदार्थ था। सोम, ये सोमरस है, आप लोग सोमरस के बारे में जानते होंगे। तो सोमरस जो था अर्थात सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ होता था। ठीक है। स्त्रियों व पुरुषों दोनों को आभूषण पहनने का शौक था, अर्थात जेवरात गहने स्त्रियों व पुरुषों दोनों को ये पहनने का शौक था। कब? ऋग वैदिक काल में। तो ऋग वैदिक काल में सामाजिक जीवन इनका इस प्रकार था कि स्त्रियों और पुरुष जो है गहने पहनने के शौक होता था। आज भी शौक करते हैं, तो ये शौक उसी काल में भी रहा है। चलिए इनका हम देखते हैं धार्मिक जीवन। इनका क्या देखते हैं? धार्मिक जीवन। अगर ऋग वैदिक काल की हम धार्मिक स्थिति बात करें तो इस काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य और सवितु, ऋतु, यम, रुद्र आदि प्रमुख देवता थे। एक बार और देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इस काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सवितु, ऋतु, यम, रुद्र आदि जो है प्रमुख देवता थे। चलिए अब हम देवियों की बात कर लें तो इसमें उषा, आदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियाँ थी। कौन कौन थी? उषा, कुछ नाम देख लीजिए आप लोग।
ऋग वैदिक काल में धार्मिक स्थिति में देवियाँ के कुछ नाम देख लीजिए जो पेपर में 1 नंबर का टिक लगाने के लिए आ सकता है, जो पेट की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो उषा, आदिति, रात्र, संध्या आदि प्रमुख देवियाँ थी और इसमें इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऋग वैदिक काल में इंद्र को सर्वोच्च स्थान पर, इंद्र किसके लिए जाने जाते थे ये, तो ये वर्षा के लिए जाने जाते थे। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आता है, हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में लाएंगे। चलिए अब ये टॉपिक हमारा पहला समाप्त हो गया, ऋग वैदिक काल। जो वैदिक काल का पहला पार्ट था ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है, तो इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। चलिए इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की जो क्या स्थिति रही है, ये रही है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रही है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को, के बीच के समय को हम क्या कहेंगे, उत्तर वैदिक काल कहेंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं उत्तर वैदिक काल का। तो इसका विस्तार है, इस कार्यों में आर्य सभ्यता पंजाब से, इस काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना द्वाब में फैल गई थी। इस काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना द्वाब में फैल गई थी। और 1 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोहे का प्रयोग इसी काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, अर्थात लोहे का प्रयोग सर्वाधिक इसी काल में महत्वपूर्ण था, अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ये आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। चलिए इसकी राजनीतिक जीवन देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन था क्या, इस काल में ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदल गए थे। इस काल में देख लीजिए राजनीतिक जीवन इनका, किसका, उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन में इस काल में ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदल गए थे। चलिए सामाजिक जीवन देख लिए। अब उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसे रहा है, आप लोग इसको भी देख लीजिए, हम इस पर भी चर्चा कर दें। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन रहा है कि परिवार में पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार था। परिवार पितृ अर्थात पिता प्रधान होता था और संयुक्त परिवार होता था। समाज में स्त्रियों की दशा में पतन हुआ। ये उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा में कुछ क्या हुआ, इनके पतन हो गया, अर्थात इनका सम्मान कम होने लगा, इनको हीन भावनाओं से देखने लगे और इनको समाज में स्तर इनका गिर गया। जबकि जो है ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का आदर और सम्मान होता था। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें स्त्रियों की दशा में पतन हुआ। जात प्रथा क्रम के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होने लगा और इसमें कठोरता आ गई और यहीं से समाज जो है बिखरने लगा। क्योंकि देख लीजिए आप लोग कि सामाजिक जीवन काल उत्तर वैदिक काल का कैसे रहा कि परिवार में जो पिता ही मुखिया होता था, परंतु स्त्रियों की दशा में पतन होने लगा, अर्थात स्त्रियों के आदर और सम्मान कम होने लगा। जात प्रथा क्रम के आधार पर ना होकर जबकि जन्म के आधार पर होने लगा, क्योंकि मालूम हो गया उसमें कि थोड़ा बदलाव आया, जो वो बदलाव ही कारण बन गया इसके पतन का, और उसमें कठोरता आ गई। चलिए ठीक है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम आर्थिक जीवन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन देखते हैं। तो इस युग में आर्यों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इस युग में आर्यों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बना। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बना। पशु भी पालते थे, जानवर भी पालते थे उत्तर वैदिक काल में, लेकिन कृषि ही उनका जो है आर्थिक जीवन गुजारा करने के लिए इसका मुख्य आधार बना। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस काल में अर्थात आर्थिक जीवन देख रहे थे तो उसी में देख लीजिए कि इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया गया था। 1 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था के नाम दिया गया। ये प्राक अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें यह होता है कि क्योंकि न तो पूरी तरह ये ग्रामीण था और न ही पूरी तरह शहरी था, तो ऐसी सभ्यता
ऐसा जो है इसका रहन सहन न तो पूरी तरह ये ग्रामीण था और ना ही पूरी तरह शहरी था। तो ना ही पूरी तरह ग्रामीण था और ना ही पूरी तरह शहरी था। तो इस जो है अवस्था को, इस काल को हम क्या कहते हैं, प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया गया था। चलिए धार्मिक जीवन देखते हैं इनका। उत्तर वैदिक काल का अब धार्मिक जीवन देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का जो है मूलभूत आधार था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान प्रचलन में थे। जो यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान होने लगे और बहुत प्रचलन में आ गए। क्यों आ गए अभी आगे मालूम हो जाएगा। क्योंकि समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया था। इसलिए बढ़ गया क्योंकि वही लोग थे, वे सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करा सकते थे। ऐसी प्रथा जो है आ गई जो है उत्तर वैदिक काल में कि समाज में जो है ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया क्योंकि वे सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करा सकते थे, इसीलिए इनका प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ गया। और देख लीजिए इस काल में जादू टोना विश्वास काफ़ी बढ़ गया था। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में जादू टोना अंधविश्वास काफ़ी बढ़ गया था, जिससे समाज में रूढ़वादिता आ गई और बहुत ज़्यादा जो है ये टूटने लगा, समाज बिखरने लगा। और बिखरने के बाद आप लोग जानते हैं क्या कारण, यही सब कारण है जिससे समाज टूट गया, इसका पतन हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वैदिक काल का टॉपिक रहा। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग वीडियो को देखिए, इसका नोट बनाते रहिए जो है। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के बाद अंत में इसको लाइक ज़रूर किया करो। और जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करें। और हमारे चैनल को भी प्रमोट कराइए, इसको जो सब्सक्राइब करवाइए, आगे बढ़ाइए, हमारी भी मदद करिए। हम आपकी मदद करने के लिए हर वक्त हर समय तत्पर रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।